Very good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा आप लोग को ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? गुड मॉर्निंग। अच्छा। गुड मॉर्निंग। बेटा ये ऐप आप लोग को इसलिए प्रोवाइड किया गया है तो जो आप लोग के नाम से कोई ना कोई पर्टिकुलर बच्चा आ जाता था, आपके पर्टिकुलर नेम को यूज करता था, वो चीजें इसमें रुक जाएंगी क्योंकि इसमें स्टूडेंट केवल आपके नेम से ही ज्वाइन होंगे, अपने नेम से और अपने नंबर से। तो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है कि अब कोई अगर इसमें जो ज्वाइन हुआ उसके नंबर्स रहेंगे और उसका नेम रहेगा अवेलेबल, जिससे प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब तो एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये बेटा क्लास रिकॉर्डेड भी है, यानी आप क्लास के बाद अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, भूल गए हो, कुछ स्किप हो गया है, तो आप उसको फिर से आप देख सकते हो। क्लास ग्रुप में नोट्स आपने देखा होगा पर्टिकुलर इस ग्रुप में अवेलेबल है। और उसके बाद क्या जी? हाँ, फेयर कॉपी में अब लिखना है। नोट्स आपको फेयर में लिखना है। सारे दिए गए हैं, इसलिए सारे दे दिए गए हैं कि आपके पास मेरे थ्रू बहुत सारे वर्क है। तो मेरे थ्रू उस पर्टिकुलर क्लास ग्रुप में नोट्स रहेगी, जब आपको नीड आएगी उस चैप्टर की, आप वहां से जाके प्रीफर कर सकते हो। वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब के, आप वहां जाके वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट किया जाए बेटा। हाँ बोलिए। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं। आपके लिए अब सर्विस अच्छी मिल गई है कि अगर आप आज मान लीजिए क्लास नेटवर्क के कारण से आप नहीं ले पाए, तो नेक्स्ट डे आप क्लास इसको ले सकते हो। किसी भी दिन ये तुरंत ही अपलोड हो जाता है। हम्म। सारी चीजें इसी पर रहेगी। संडे को आपका टेस्ट रहेगा बेटा, मैं क्वेश्चन पेपर उसमें ऐड कर दूंगा, तुरंत वहां पे आंसर भी आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, 2 से 3 सब्जेक्ट का रहेगा। 10 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस बार जो बोर्ड का पैटर्न आया है वो MCQ बेस्ड आया है। मतलब 20 to 30% आपका MCQ बेस्ड रहेगा। तो अभी से आप जब डीप नॉलेज रखोगे तो आपके लिए MCQ सॉल्व करना इजी रहेगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए बेटा क्लास। चलिए, यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो उस ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आपको याद हो, चलिए मैं फिर से ड्रॉ करके सारी चीजें रिवाइज कर दे रहा हूँ। और एक चीज और बता दूं आपको कि आपका जो पर्टिकुलर यूनिट टेस्ट होगा उसमें केवल रिस्पिरेशन तक आएगा। ठीक है, तो आप न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन और रिस्पिरेशन, इतना टॉपिक आप तैयार रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा भागने की रिक्वायरमेंट नहीं, अपने पास इनफ टाइम है, क्योंकि नोट्स लिखवाना नहीं है। तो जो भी है आप ऑनलाइन धीरे धीरे समझते रहिए। ठीक है बेटा, अभी तो ऑनलाइन का ही है क्योंकि अभी तो स्कूल आर क्लोज, अभी तो स्कूल बंद है ना। ठीक है, तो फॉर योर, अभी कोई गाइडलाइंस तो आई नहीं है ना कि स्कूल ओपन होगा। चलिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? नोज, जो हमारे फेस को क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके बाद पाए जाते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एक इन्वायरमेंट अवेलेबल कराते हैं, प्लेस अवेलेबल कराते हैं, और ये क्या कंसिस्ट करते हैं? फाइन हेयर। फाइन हेयर क्या करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके बाद अगला आता है नेजल पैसेज। बेटा अपना नेटवर्क ठीक कीजिए, एक बार क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। हम्म। चलिए, अब मेरी बात सुनिए। नेजल पैसेज कंसिस्ट म्यूकस ग्लैंड। यहाँ पे क्या पाई जाती थी? म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है, विच हेल्प टू स्टॉप और होल्ड द डस्ट पार्टिकल व्हाइल व्हेन यू आर इन डस्ट लैंडेड एरिया।
इट मीन्स व्हेन यू आर प्रेजेंट इन द डस्ट लैंड एरिया और पॉलन ग्रेन्स सराउंडिंग आपके बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करके उस डस्ट को होल्ड करती है. आफ्टर दैट व्हेन वी wash our nose and nasal passages, these particles are removed from our body. And after that, a common passage is there which named as pharynx. ये कॉमन पैसेज है, जिसके बाद आगे चल के आपका आता था epiglottis. epiglottis क्या करता था, ये क्लोज हो जाता था while eating any kind of food material. ये हमारे विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट भी करता था. अगर ये विंड पाइप का जो पर्टिकुलर पोर्शन है ट्रैकिया, अगर ये पर्टिकुलर ओपन है तो ये क्या करता था, अगर ओपन है तो वहां पे फूड पार्टिकल चला जाता, जिससे हिचकी यानी विकअप स्टार्ट हो जाते थे. ट्रैकिया की बात करें, ट्रैकिया बना होता था किसका, कार्टिलेज टिश्यू का. और कार्टिलेज टिश्यू सी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कभी भी कोलैप्स नहीं होता. इवन देयर इज नो गैस प्रेजेंट इनसाइड इट. अगर कोई गैस नहीं प्रेजेंट है तो भी ये कोलैप्स कभी भी नहीं होता. इसके बाद ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में, जिन्हें क्या कहा जाता था, ब्रोंकस कहा जाता था. और ब्रोंकस सेवरल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते थे या ब्रोंकाई. और ब्रोंक्यूल्स कनेक्ट होते थे किससे, पाउच शेप स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता था एल्विलाई, जो ह्यूमन बॉडी में इंटरनल गैसेस एक्सचेंज का काम करते थे. और यही एल्विलाई किससे कनेक्टेड रहते थे, ब्लड कैपिलरीज से. वेरी गुड. सुनिए, ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर हार्ट की बात. अब लंग्स की बात होगी. लंग्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो ये जो लंग्स होता है ये क्या होता है, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक, जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इनहेलेशन क्या होता है, टेकिंग इन, फिर से सुन लीजिएगा इनहेलेशन एक्सहेलेशन की डेफिनेशन. टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज नोन एज इनहेलेशन. क्या कहेंगे, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज नोन एज इनहेलेशन. व्हाट विल हैपन व्हेन वी इनहेल, हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स और डायफ्राग्राम की मूवमेंट कहाँ होती है, हमारा डायफ्राग्राम का रीजन है. When we inhale, lungs move upward and diaphragm move downward. यानी जब हम इनहेल करते हैं, ऐसे इनहेल करिए तो हमारे लंग्स की मूवमेंट कहाँ होती है, अपवर्ड. एंड डायफ्राग्राम का रीजन जो होता है वो कहाँ जाता है, मैं आपको अपने से दिखा दे रहा हूँ, फिर से देखिएगा. When we inhale, इनहेल करके देखिए, इनहेल कीजिए तो आपका लंग्स कहाँ जाता है, अपवर्ड. और डायफ्राग्राम का रीजन कहाँ जाता है, डाउनवर्ड जाता है. जैसे कभी कहते हैं ना पेट अंदर कीजिए, जब पेट अंदर करने की बात आती है तो कहते हैं हाँ सांस खींचिए, यानी इनहेल कीजिए. इनहेल कीजिए तो आपका लंग्स कहाँ जाता है, अपवर्ड. और डायफ्राग्राम का रीजन, ये जो पर्टिकुलर रीजन ये कहाँ जाता है, डाउनवर्ड आ जाता है. यहाँ ये समझ आया बेटा. देखिए डायफ्राग्राम का क्या होता है, ये हमारे लंग्स को पुश करता है अपवर्ड की टूवर्ड्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. अगर ये डायफ्राग्राम ब्रेक हो जाए, कल मैंने बताया था एक एक्सीडेंट का केस, कि अगर किसी भी कंडीशन में, अगर आप बाइक पे बैठे हुए कहीं बैठे और बाइक आपके बैक साइड यानी आपके रिब्स पे लगे और डायफ्राग्राम ब्रेक हो जाए, ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसका डायफ्राग्राम ब्रेक होता है, तो डायफ्राग्राम ब्रेक होने कंडीशन में जब लंग्स अपवर्ड मूव नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, जब डायफ्राग्राम बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा तो वहां पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं हो पाएगा. और जब ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो पर्सन रिस्पिरेशन नहीं कर पाएगा. और जैसे गैसेस एक्सचेंज स्टॉप होता है, तुरंत वो पर्सन क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा ऑन द स्पॉट, बिना ब्लड रिलीज हुए. ये सारी चीजें तब होती जब एक्सीडेंट होता है. कहते हैं कि पर्टिकुलर हम ऐसा फोर व्हीलर लिए जिसमें इतने एयर बैग्स हैं. ठीक है, बहुत सारे एयर बैग्स अवेलेबल हैं, लेकिन एयर बैग्स होने के बाद भी अगर डायफ्राग्राम ब्रेक होता है तो ऐसी कंडीशन में पर्सन बिल्कुल भी रिस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, वो तुरंत सडनली क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा. अब आगे सुनिए, व्हेन वी एक्सहेल आउट, हाँ बहुत रेयरली ब्रेक होता है, लेकिन आज करंट टाइम में देखिए एक्सीडेंट्स के नंबर बढ़ चुके हैं, जहां पे लोग फोर व्हीलर तो यूज करते हैं लेकिन वहां पे सेफ्टी प्लेसेस का नहीं ध्यान देते. कैसे, अगर आप देखिए लोग कितनी भी अच्छी फोर व्हीलर हो, बहुत ही रेयर केस में आपने देखा होगा कि लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, ड्राइवर्स भी या उनके आगे सीट पे बैठा हुआ पर्सन भी. कब लगाता है, जब देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस आ रहा है तो कहते हैं लाओ सीट बेल्ट लगा लो नहीं तो अभी चालान कट जाएगा. होता है ऐसा. अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन में जब एक्सीडेंट होगा वो तो ट्रैफिक पुलिस को देख के तो नहीं होगा ना.
तो सेफ्टी मेजर्स का हम लोग को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है। अब आगे सुनिए, एक्सलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ गैस रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड या रिलीजिंग ऑफ या रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सलेशन। अब एक्सलेशन होगा तो क्या होगा, आप एक्सेल करके देखिए एक बार, ऐसे आपने इनहेल किया, इनहेल एक्सेल आउट। जब एक्सेल करोगे तो हमारे लंग्स की मूवमेंट कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड। और डायफ्राग्राम की मूवमेंट कहाँ होती है? अपवर्ड। देखिए, जब आप लोग कहते हैं ना पेट अंदर कीजिए, तो पेट अंदर करने का मतलब है इनहेल कर लिए, लेकिन आप जब एक्सेल करते हो तो आपका टमी फिर से कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। इसका मतलब है लंग्स की मूवमेंट होती है डाउनवर्ड और डायफ्राग्राम की मूवमेंट होती है कहाँ पर? अपवर्ड साइड होती है। ये बात समझ में आई बेटा? चल, अब और सुनिएगा, अब और सुनिएगा, कल हम लोग ने बात की थी कि जो पर्टिकुलर लंग्स है, इंटरनल लंग्स, वो किससे सराउंडेड है? रिब केज से। ठीक है, और रिब केज हमारा कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड से आगे तक रिब केज में कनेक्टेड है। अब यहां सुनिएगा, ये क्या हुआ? हम्म। डायफ्राग्राम क्यों चेंज होगा भैया? डायफ्राग्राम एक पर्टिकुलर हॉलो स्पेस है, वो चेंज क्यों होगा? नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं आता। अच्छा ये बताइए, जैसे आप नहाते हो, क्या आपका हाथ पैर पूरा चेंज हो जाता है क्या? The dust particle which is present in outer surrounding that can be removed। अब डायफ्राग्राम की मूवमेंट में डायफ्राग्राम चेंज नहीं होगा। और एक चीज हो जा रही है, अगर कभी एक्सीडेंट होता है, कोई कहते हैं कि हम डायफ्राग्राम चेंज कराना चाहते हैं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डायफ्राग्राम एक हॉलो स्पेस है, उस हॉलो स्पेस को कैसे आप चेंज कराओगे? वहां की मसल्स ब्रेक होगी, सडनली विद इन 2 मिनट्स वो पर्सन तुरंत डेथ कर जाएगा। तो वहां पे इतना टाइम नहीं आता कि उस पर्सन को फिर से सेव किया जा सके। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ बोलिए बेटा। नहीं, ऑक्सीजन दे के भी हम नहीं कर सकते। अगर एक्सीडेंट हुआ, डायफ्राग्राम ब्रेक हो गया है, तो वहां पे हम ऑक्सीजन देंगे कैसे? क्योंकि लंग्स को जो पुश कर रहा है अपवर्ड, यही डायफ्राग्राम इस लंग्स को क्या करता है? पुश एंड डाउन करता है। यही टूट जाएगा। जब कल हमने, अगर आपको याद हो, हिचकी के बारे में बताया था कि अगर कोई फूड पार्टिकल्स एपिग्लॉटिस को क्रॉस करके ट्रैकिया में आता है, तो यही डायफ्राग्राम कंटिन्यूस लंग्स को पुश करता है इस फूड को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए बार बार हमें हिचकियां आती हैं। यस वंदना, बताओ। बिल्कुल इंक्रीज होगा। देखिए, जब हम सोचे कि इनहेल किए, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आपकी बात को। देखिए, जब हम इनहेल किए, इनहेल करने का मतलब है हम गैसेस को इनटेक करें, तो ये हमारा जो लंग्स का जो इंटरनल पोर्शन है वो इंक्रीज करेगा जिससे गैसेस आ जाए। लेकिन जब हम एक्सेल आउट करेंगे, जैसे एक्सेल आउट करेंगे, तुरंत वहां पे क्या होगा? जैसे एक्सेल आउट करेंगे, तुरंत सारे गैसेस इस लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, सारी कैपिलरीज को प्रेशर एक्सर्ट करके तुरंत गैसेस को क्या कर देते हैं? बाहर। और एक चीज और बता दूं, कि जब भी हम इनहेल एक्सेल करते हैं, चाहे गैसेस प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर, हमारी बॉडी से ऑक्सीजन कभी कम नहीं होती। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनटेक करना बंद कर देती है। यानी कब? जब पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है। देखिए, एज धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है, एजिंग फैक्टर इंक्रीज होने से हमारी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटीन, नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सेल धीरे धीरे कम होने लगती है। अब सडनली किसी को कोई डिजीज है, मान लो, ठीक है, मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसको एनीमिया डिसऑर्डर हुआ है, यानी ब्लड की डिफिशियंसी, या उसने कोई टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद ये पता चला कि हाँ उनको ब्लड की डिफिशियंसी, लेकिन ब्लड में किस कंपोनेंट की डिफिशियंसी? हीमोग्लोबिन की। जब हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी आ जाएगी, तो क्या वो पर्सन ऑक्सीजन को कैरी कर पाए? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के बनता क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो हमारी बॉडी में रिस्पिरेटरी पिगमेंट है। जब वो ऑक्सीजन को इनटेक ही नहीं कर पाएगा, एक और लोकल एग्जांपल से समझिए। जैसे आप कोई भी स्टूडेंट, जैसे हम बात करें किसी स्टूडेंट का, शुभांश। शुभांश, आर यू देयर? शुभांश, हाउ मच अमाउंट ऑफ वेट यू कैन कैरी विथ यू? कितने अमाउंट का वेट आप कैरी कर सकते हो अपने साथ? 5 kg, 20 to 22 kg। अब शुभांश की मैक्सिमम कैपेसिटी है 20 to 25 kg।
लेकिन सपोज कीजिए कि बॉडी में रिक्वायरमेंट आ गई कि शुभांश को मोर देन 30 kg वेट कैरी करना है, क्या शुभांश कर पाएंगे? बताइएगा आप लोग, हाँ या ना? इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी का ब्लड है वो एक्सेसिव अमाउंट का हीमोग्लोबिन के साथ साथ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा है। इसका कंडीशन कब आएगा? जब हमारी बॉडी में सडन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को जब नहीं कैरी कर पाएगा तो लोग हाफने लग जाते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी कहते हैं कि भैया हम थक जा रहे हैं, हमारे में खून की कमी नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी है जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को ले जाएगा, रेस्पिरेशन कराएगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा, वहां प्रोसेस जो भी उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो चलेंगे, फिर वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा किसके पास? एल्वोलाई के पास, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा और गैसेस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। अब क्लियर हुआ बेटा? अब एक चीज और सुनिएगा। देखिए हम लोग जो जनरली बात करते हैं रिस्पिरेशन से रिलेटेड, जहां पे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कुछ आते हैं, जैसे इस समय कोविड के कंडीशन में क्या बताया जाता है कि जो लंग्स है, लंग्स इन्फेक्टेड हो जा रहा है और ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही किसको? कह रहे हैं कि जिनको कोविड हो रहा वो पर्टिकुलर ऑक्सीजन की बॉडी में डिफिशियंसी आ रही है, आती है, ये सुना होगा आपने। उसका रीजन क्या है कि ये एल्वेलाई को ब्लॉक कर रहा है, हाँ बेटा बोलिए। यानी ये जो पर्टिकुलर कोविड का वायरस है ये किसको ब्लॉक कर रहा है? ये पर्टिकुलर ब्लॉक कर रहा है एल्वेलाई को। जब एल्वेलाई ब्लॉक हो जाएगी तो बॉडी में ऑक्सीजन क्या गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा बताया जाता है कि ऑक्सीमीटर यूज कर रहे हैं। आई एम राइट नाउ आई एम आल्सो यूजिंग ऑक्सीमीटर, अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यू चेक करते रहते हैं, 90, 98, 95 ऐसे कंटिन्यू बना हुआ है। अगर मुझे रिस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो इसका मीन्स क्या है कि हमारे एल्विलाई में कोई ना कोई पैथोजन यानी कोविड वायरस उसको ब्लॉक कर दिया है। जब ब्लॉक हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में बताया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, लेकिन वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। आप लोग जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हो सभी लोग, तो आप लोग आज अपनी बॉडी में देखिएगा वी इनहेल विथ आवर टू नॉस्ट्रिल, लेकिन एक्सहेलेशन करते केवल एक नॉस्ट्रिल से। चेक कीजिए, ऐसे फिंगर नोज के नॉस्ट्रिल पे रखिए और इनहेल कीजिए। इनहेल कीजिए दोनों नॉस्ट्रिल से, आपको कूल गैस यानी ऑक्सीजन क्या है? एक ठंडी हवा, कूल गैस है जो आपको फील होगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव अमाउंट में एक नॉस्ट्रिल से निकलता है और एक दूसरे नॉस्ट्रिल से क्या होता है? बहुत लीस्ट अमाउंट में निकलता है। अब आप देखिए, जब आपको कफ एंड कोल्ड होता है यानी सर्दी जुकाम होता है, तो रात में 12 बजे के बाद आप में चेंजेस क्या आते हैं कि एक पर्टिकुलर नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो जाती है, जिसके बाद आपको लगता है कि हमको रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। इसका रीजन ये है कि जो पर्टिकुलर एक नॉस्ट्रिल कार्बन डाइऑक्साइड जो वार्म गैस रिलीज करी थी वो हमारे पैसेज को वार्म बनाई थी, और जिसके कारण से वो पैसेज क्या है? ओपन है। लेकिन दूसरा पैसेज जहां पे लीस्ट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है, वो धीरे धीरे उस पैसेज को क्या कर दे रही? ब्लॉक कर देती। जिसके बाद हमें रात में 12 बजे या 1 बजे के बाद ऐसा होता है कि हमारा जो पर्टिकुलर नेजल पैसेज होता है वो एक पैसेज ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे, आज अगर आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, तो कल आप अगर इसको मेजर करेंगे तो राइट साइड से आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए दिखेगी। ठीक है, ये आप लोग आज चेक कर लीजिएगा। ठीक है कोई कोई बताएगा किस? हिमांशु, किस नॉस्ट्रिल से आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? राइट, कल चेक करिएगा, देखिएगा जरूर ऐसा होगा। वंदना, आप बेटा आपके ऐसा है? कल आप चेक करोगे ना तो आपका नॉस्ट्रिल का जो पैसेज होगा 100% डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये तो हमारे हो गए रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बात। ये पर्टिकुलर होता है कि मैं बता रहा हूँ, ऐसा होने का रीजन क्या है कि हमारा जो पर्टिकुलर रिस्पिरेटरी सिस्टम है अगर वो इतना ज्यादा बिल्डअप ना होता तो हमारे लंग्स बहुत जल्दी ही टायर्ड हो जाते, थक जाते और हमारे लंग्स का फंक्शन बंद हो जाता। जिसके लिए हमारे बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म बनी कि एक पर्टिकुलर नॉस्ट्रिल से गैसेस एक्सचेंज होता है, दूसरे से मतलब एक पर्टिकुलर नॉस्ट्रिल निकालती कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव अमाउंट में, दूसरा नॉस्ट्रिल क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन का इनटेक कर रहा है केवल।
यानी दोनों नॉस्ट्रिल ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक नॉस्ट्रिल निकाला। क्यों? अगर ऐसा ना हो तो हमारी बॉडी पे एक्सेसिव अमाउंट की ऑक्सीजन का भी हरासमेंट स्टार्ट हो जाए। तो जिसके लिए पर्टिकुलर पैसेज हमारा क्या है, पूरी तरीके से परमिएबिलिटी रिप्रेजेंट करता है और लंग्स को प्रोटेक्ट किए हुए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। हाँ पूछिए बेटा। जैनब, कुछ क्वेश्चन है बेटा आपका? क्या चीज? डायफ्राग्राम बॉडी ऑर्गन नहीं बेटा, हॉलो स्पेस है, हॉलो स्पेस है हमारी बॉडी का। हाँ, एक स्ट्रक्चर है बेटा। आपने कल ये भी जाना कि अगर हम दो टू पर्सन की एल्विलाई को निकाल लें तो 80 मीटर स्क्वायर का टेनिस कोर्ट यार्ड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना ज्यादा एल्विलाई हमारी बॉडी में पाया जाता है, यानी पूरी तरीके से एक रेंज पाई जाती है एल्विलाई में। मिलियंस ऑफ छोटे 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 माइक्रो मिलीमीटर में, जो पूरी बॉडी से अगर दो पर्सन के निकाल दिया जाए तो हम 80 मीटर स्क्वायर का एक क्या कर सकते हैं, टेनिस कोर्ट यार्ड बना सकते हैं। हाँ सर, पूछिए। देखिए, हमारी बॉडी को जो एक सफिशिएंट अमाउंट का ऑक्सीजन चाहिए, उसकी मीट के लिए हमारे दोनों नॉस्ट्रिल हमेशा ओपन रहते हैं। अगर ऑक्सीजन एक नॉस्ट्रिल से मिले तो जो हमारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो हमें बहुत जल्दी हो जाएंगे। यानी अगर आप देखिए किसी को सर्दी जुकाम होता है, यानी एक पर्टिकुलर पैसेज ब्लॉक होता है नॉस्ट्रिल का, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है, कहते हैं बहुत जल्दी थक जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे नॉस्ट्रिल दोनों क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। किसी भी तरीके से योगा करके या कुछ भी ऐसा आसन करके हम नॉस्ट्रिल को क्लोज नहीं कर सकते। अगर ऐसी कंडीशन में हम क्लोज करते हैं तो हमें क्या हो सकती है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकती है। हमारी बॉडी जो भी मैकेनिज्म जैसे भी बनी है, उसका रीजन ये है कि प्रॉपर अमाउंट में सारे फंक्शंस प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में होते रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें किसी न किसी तरीके की डिसऑर्डर हो जाती है। बॉडी का कोई भी ऑर्गन इम्प्रॉपर वे में अगर फंक्शन करता है तो हमें नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, लोकोमोशन हो, या पर्टिकुलर रिस्पिरेशन हो, या हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल की बात है, ये सभी एक पर्टिकुलर तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब फंक्शन नहीं करते। यहाँ रिस्पिरेशन से आपके कोई और क्वेश्चन हो तो पूछेगा, क्योंकि इसके बाद हम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर बताने चल रहे हैं कि रिस्पिरेशन से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। यस शिवांग दुबे। हम्म। देखिए, तो यानी हम अपने लंग्स पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, नॉर्मल हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, जैसे हम अपने आर्म को यहाँ पे टाइड अप कर ले, यानी कैसे बांध ले। अब कहो कि हम इस हाथ से वर्क करें, चलो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन होगा, जो इसके ब्लड कैपिलरीज होगी, मसल्स होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर आप देखिए, आप लोग एक गेम खेले होगे सांस रोकने वाला। जब सांस रोकने वाला गेम, यानी ब्रीथिंग स्टॉप करके जो आप गेम खेलते हो, उसके बाद आपको बहुत जल्दी सफोकेशन होती है। आप एक एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि व्हेन वी ट्राई टू इनहेल और एक्सेल विद द हेल्प ऑफ माउथ, हमें बहुत जल्दी थकान लगती है, वी गेट टायर्ड वेरी सून, बहुत जल्दी थक जाते हैं। मुंह से सांस लेके देखियो कभी आप लोग। ऐसी कंडीशन में हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि द अमाउंट ऑफ गैसेस विच वी रिक्वायर्ड, यानी जो हमें अमाउंट की फिक्स अमाउंट की गैसेस की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं हो पाती। कुछ पैसेज, कुछ अमाउंट की गैसेस हमारी बॉडी में बक्कल कैविटी में रह जाती हैं, तब सफिशिएंट अमाउंट की ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और आपको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो क्यों है, आपको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है मैं बताना चाहूंगा। एज कंपेयर टू नोज, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर्स भी तो बहुत सारे हैं। हमें एक्चुअल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, कोई बताइए। व्हाई वी नीड टू यूज ऑक्सीजन। हाँ, जैसे कि C6H12, एनर्जी पाने के लिए। अब अगर ये जो ग्लूकोज है आपका, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट जो है आपका, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पा रहा, तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एटीपी का फॉर्मेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो किसका है, इस एटीपी फॉर्मेशन का, यानी 38 एटीपी जो हमें
एटीपी जो एनारोबिक रिस्पिरेशन से नहीं एरोबिक रिस्पिरेशन मिल रहा है, वो हमें कब मिलेगा? जब व्हेन वी गेट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी व्हाइल इनहेलेशन। अब अदर केस क्या, हम माउथ से इनहेल कर रहे हैं, माउथ से इनहेल करने के टाइम में हमारे लंग्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। जब थक जाएंगे तो क्या सफिशिएंट अमाउंट का ऑक्सीजन इनटेक कर पाएंगे? आप लोग गेम खेलते होगे, दौड़ते भागते होगे ना, कोई ना कोई आप लोग मैराथन वगैरह में पार्टिसिपेट किए होगे या पर्टिकुलर रेस में पार्टिसिपेट किए होगे। जब आप थकते हो तो मुंह से सांस लेते हो क्या, लेकिन क्या वो अमाउंट का ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करा पाती है? नहीं करा पाती। आप उस टाइम बहुत जल्दी थके रहते, क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ग्लूकोज को, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी नहीं कर पा रही है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या एटीपी, ये सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी जो हमें हर एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में चाहिए, क्या मिल पाएगा? आप देखिए जो हम्म बहुत ही रेयर केस में स्लोली स्लोली होगा। 2 एटीपी निकलेगी। अच्छा ये बताइए, आपको घर का खर्चा चलाने के लिए 20,000 रुपए चाहिए, और 20,000 रुपए के प्लेस पे आपको क्यों 2,000 मिल रहा है, तो क्या वो सफिशियंट है? सफिशियंट नहीं है, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जहां 38 एटीपी के रिक्वायरमेंट, वहां मिल रहा है कितना, 2 एटीपी। 2 एटीपी इज नॉट सफिशियंट टू फुलफिल द एनर्जी लेवल इन आवर बॉडी। देखिए जिनको अस्थमा होता है या रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं जाती तो एनर्जी कितनी निकलती है, 2 एटीपी। कहते हैं जिनको अस्थमा है या रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनको चलाना नहीं चाहिए। अगर किसी को देखिए हार्ट अटैक की प्रॉब्लम यानी कार्डियक अरेस्ट आया है, अब ऐसे पर्सन को डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं कि इनको पैदल मत चलाइए, क्योंकि अगर वो पैदल चलेंगे तो उनके बॉडी में एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज सडनली गिर जाएगा। जैसे एनर्जी का अमाउंट गिरा, वो तुरंत क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो क्या 280, क्या बेटा? अस्थमा एक रिस्पिरेटरी लंग्स डिसऑर्डर है, जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, जिसमें हमारे जो पर्टिकुलर जो सफर करते हैं अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, उनका ये लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। जब वॉल्यूम हमारे लंग्स का कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन के अमाउंट इनटेक करना क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा, यानी कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से आ नहीं पाएगा। जब ऑक्सीजन आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है, उतना इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन हम ग्लूकोज कितना भी रख लें, अगर आप देखिए किसी को अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो उसकी बॉडी में स्लोली स्लोली सेलाइन में इंट्रावेनस ग्लूकोज भी चढ़ता रहता है, क्योंकि एनर्जी के साथ साथ उसका ब्रेकडाउन होना भी नेसेसरी है। अगर कभी कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हो, जिसको ग्लूकोज चढ़ा हो सेलाइन फॉर्म में, यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा हो, तो क्या वो बहुत जल्दी दौड़ने भागने लग जाता है? बताइए। नहीं भागने लगता ना, क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज वाटर के फॉर्म में जा रहा है, एक्सेसिव अमाउंट का वाटर तो यूरिन के फॉर्म में रिलीज हो जाए, लेकिन जो लीस्ट अमाउंट का यानी कुछ वॉल्यूम अपॉन वेट के अपॉन में ग्लूकोज उसमें 6% 9% ऐड किया जाता है, वो सफिशियंट एनर्जी नहीं दे पाता। और आपको ऑक्सीजन तो इंटेक करना ही है ना, ऑक्सीजन तो नहीं रोक सकते। जब ऑक्सीजन इंटेक करो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं अवेलेबल है, तो किसका ब्रेकडाउन होगा? तो उसी में वीकनेस आने लगती है। हाँ सर। क्या हुआ? लंग्स की जो लोकेशन है, इट इज प्रेजेंट इन द थोरिक चेस्ट कैविटी। इट इज प्रेजेंट इन द थोरिक चेस्ट कैविटी, यानी हमारा जो पर्टिकुलर ट्रंक का पोर्शन है, दे आर प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द थोरिक चेस्ट कैविटी। यहाँ पे इनकी लोकेशन पाई जाती है। बस इतना ही लिखना है इसमें। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है। जैसे आप ये बताइए, जैसे हम एक एग्जांपल से आपसे पूछते हैं, आपने वुडन पीस देखा है, लकड़ी देखा है? लकड़ी को देखने के बाद क्या आपको पता चलता है कि ये कितने अमाउंट का कैलोरीफिक वैल्यू यानी कैलोरी वैल्यू या कैलोरी एनर्जी रिलीज करेगा? नहीं। ये डिपेंड करता है किस पे, द अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस विच वी आर गोइंग टू गिव द पर्टिकुलर वुडन पीस। यानी हम उस लकड़ी पे अगर पेट्रोल डालते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसी तरह ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन प्रॉपरली यानी ग्लाइकोलिसिस के फॉर्म में हो रहा है, वो रिलीज करेगा कैसे, 38 एटीपी। लेकिन अगर ग्लाइकोलिसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है,
तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? 2 एटीपी। क्यों? क्योंकि आपको अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन याद हो ह्यूमन बॉडी का, तो वहां पे प्रोड्यूस हो रहा था क्या? लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे मसल्स को क्या कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ गई, तब क्या बॉडी में कोई वर्क हो पाएगा? नहीं, सिर्फ एक काम होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। किसमें? हाँ, देखिए उसका रीजन है। देखिए ग्लूकोज की कंडीशन क्या है, यानी आपको कब ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, कंडीशन एक बताइए, फिर मैं उसका आंसर करूं। जैसे सपोज करो किसी को लूज मोशन हो रहे थे, डायरिया हो गया, तब उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है ना, आर्यन। अब ग्लूकोज जब चढ़ाया जा रहा है, तो हमारे पर्टिकुलर डायरिया या डिसेंट्री की कंडीशन में स्टमक में प्रॉब्लम है, जो वो में टप कर दे रहा है, यानी वहां पे पैथोजन अवेलेबल है, जो पूरी तरीके से हमारे स्टमक को क्या करना चाह रहा है? वैकेंट करना चाह रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर किसी को इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में ग्लूकोज वाटर दिया जा रहा है, और उसके स्टमक में पानी गया, और वहां पे तुरंत टॉक्सिक बनेगा, तुरंत उसको क्या कर देगा? वो में टप कर देगा। तो बॉडी की जो एनर्जी है एटीपी, वो रिक्वायरमेंट होगी स्टमक से वाटर को सेंड करने के लिए। तो जितनी एनर्जी आप सैलाइन वाटर के फॉर्म में ले रहे हो, उससे ज्यादा एनर्जी आपकी क्या हो जा रही? रिलीज आउट हो जा रही। इसीलिए वहां पे ग्लूकोज के टाइम में वाटर देना मना किया जाता है। और पूछिए। थोड़े टाइम बाद, कम से कम 3 to 4 आवर्स के बाद, 3 to 4 आवर्स के बाद, जब आप डिस्चार्ज होके, जब जो भी पेशेंट होते हैं घर आते हैं, तो कहा जाता है ग्लूकॉन डी के साथ उनको वाटर दीजिए, या कहते हैं चीनी नमक पानी के साथ उनको वाटर दीजिए, और वो भी बॉइल्ड वाटर, यानी टेम्परेचर उसका हाई रहे। नॉर्मल यानी अनकुक्ड वाटर देने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अनकुक्ड वाटर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट करता है। वो फिर से स्टमक में जाएगा, फिर से पैथोजेंस वहां पे टॉक्सिक बनाएंगे, फिर से उल्टी स्टार्ट हो जाएगी। यानी वोमिट को रोकने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं कुक्ड वाटर दी, यानी पका हुआ पानी दीजिए। देखिए जब भी कोई पेशेंट है, सपोज कीजिए कोई पेशेंट है जिसको पर्टिकुलर वोमिटिंग हो रही है, ग्लूकोज चढ़ के 3-4 घंटे बाद डॉक्टर के यहाँ आए, वहां पे डॉक्टर प्रिफर करते हैं कि उनको ग्लूकॉन डी दिया जाए, यानी C6H12O6 अवेलेबल कराया जाए, चाहे वो शुगर के फॉर्म में, यानी C12H22O11, यानी जो आपका जनरली शुगर है, उसको सॉल्ट के साथ दिया जाए, जिसके कारण से उनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन, यानी सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना रहे। इसके लिए कहते हैं कि 2 से 3 घंटे बाद इनको थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, क्योंकि उसमें प्यास इतनी ज्यादा लगी होती है, ये होता है कि कितना ज्यादा पानी हम इनटेक कर लें। लेकिन आप अगर देखिए कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है गर्मियों में ज्यादा होती है, तो कहा जाता है कि गर्मियों में खींच के पानी मत पीजिए, यानी खूब एक्सेसिव अमाउंट का वाटर मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा पीजिए, टेम्परेचर उसका बैलेंस फॉर्म में रहे। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ही वाटर का लो है और आपने वाटर कंज्यूम कर लिया, तो आपकी बॉडी उसको स्टे नहीं करा पाएगी, तुरंत उल्टी कर देगी, तुरंत बाहर आ जाएगा पानी। इसलिए बचाया जाता है कि अगर हम कभी भी गर्मी में ज्यादा पानी पिए, तो टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। और पूछिए। देखिए टेम्परे हाँ आर्यन पूछो। हाँ चढ़ती है बेटा, प्यास बहुत लगती है, उसका रीजन क्या होता है कि हमारी बॉडी फियर में रहती है, जहां पे एड्रेनलिन ग्लैंड वर्क करती है और हमारी बॉडी को फ्री टेंडेड कंडीशन से प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो जब फ्री टेंडेड कंडीशन से एक्सेसिव अमाउंट में पसीना निकलेगा स्वेट के फॉर्म में, या पर्टिकुलर वाटर रिलीज हो रहा है किसी भी फॉर्म में, यूरिनेशन के फॉर्म में, तो हम क्या चाहेंगे? हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस चाहेंगे, जिसके लिए हम क्या का इस नीड मांगते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। लेकिन वो वाटर कब मिलेगा? जब हमारी बॉडी स्टेबल कंडीशन होगी, यानी जब एड्रेनलिन प्रॉपर फंक्शन करेगा, स्टेबल है, तब हम वाटर को कंज्यूम कर लेंगे और हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर फियर कंडीशन में तुम्हें उल्टी हो जाए, देखो कभी मान लो किसी को डॉग कुत्ता दौड़ा लिया, अब कुत्ता जब दौड़ा लिया, तो आप क्या करोगे? वहां रुक के पानी पियोगे कि पहले अपने आप को बचाओगे? पहले बचाओगे, पहले सोचोगे कितनी तेज से दौड़ के वहां भाग जाए। लेकिन अगर दौड़ते समय आपको पानी मिल रहा है, तो आप पीते पीते शायद उस समय क्या कर सकते हो? वोमिट अप कर जाओ, उल्टी पानी को बाहर रिलीज कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो एड्रेनलिन ग्लैंड है, आगे चल के आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, फंक्शन ऑफ ऑल द ग्लैंड, वहां पे बताया जाता है कि एड्रेनलिन ग्लैंड हमें फ्रीटेंडेड कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है। अब एक कंडीशन में बताता हूँ। बचपन में आप लोग रात में जब जनरली सोते रहे होगे, तो आपको यूरिनेशन मिक्टुरेशन हो जाता था कभी कभी। छोटे बच्चों को अभी भी होता है। होता है। अरे घर वाले बताए होंगे ना कि
ऐसा कर देते थे आप लोग? हाँ, कुछ बच्चे कर देते। वहां क्या होता है कि उनकी बॉडी में फ्रिटेंडेड कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर फॉर्म में एड्रेनलिन का सिक्रीशन नहीं होता। अब एड्रेनलिन का सिक्रीशन जब होगा तो बॉडी क्या होगी, प्रॉपर फॉर्म में स्मूथली वर्क करेगी। अब हमारी बॉडी में कैसा होता है कि हम सोते रहे, ऐसा हमें फील हो रहा है कि हम यूरिनेशन कर रहे हैं किसी प्रॉपर प्लेस पे, फील ऐसा कर रहे हैं, ऐसा होता है। बोलिए। क्या हम लोग क्या हम लोग को ऐसा कभी होता है कि हम लोग फील कर रहे हैं कि हम लोग घर पे लेटे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं मिक्टुरेशन यानी यूरिनेशन कर रहे हैं सोते समय? अब नहीं होता। कुछ बच्चे कर देते हैं, कुछ बच्चे अभी भी एज एज फैक्टर के कारण कर देते हैं, वहां पे उनकी मसल्स वीक रहती है। ठीक है, आइए अपने इसी चैप टॉपिक पे रहते हैं। रिस्पिरेशन से रिलेटेड इतना ही था, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिए। जनरल अस्थमा का जो इनहेलर होता है वो बॉडी में जो पर्टिकुलर लंग्स होते हैं हमारे, उनको थोड़े टाइम के लिए एक्सपेंड करने की कैपेसिटी रखता है और ऑक्सीजन को बाइंड कराता है। जैसे ऑक्सीजन बाइंड होना स्टार्ट होंगे, वो अस्थमेटिक पेशेंट क्या करते हैं, प्रॉपरली इनहेल कर लेते हैं। अगर आपने ये अस्थमा का इनहेलर देखा होगा तो वहां पे ये जरूर ध्यान दिया होगा कि अस्थमा का इनहेलर 2 बार या ट्वाइस थ्राइस लेने के बाद क्या किया जाता है, थोड़े टाइम के लिए ब्रीथ को रोका जाता है। यानी इनहेल एक्सेल अगर कोई कर रहा है, कहते हैं 2 से 3 सेकंड के लिए उसको क्या कर लीजिए, रोक लीजिए। अस्थमा पेशेंट के लिए जो इनहेलर दिया जाता है उसका क्या जाने अखंड, उसका यूज क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर गैसेस अंदर गई हैं वो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन को और लंग्स को एक्सपेंड कर सकें। जब लंग्स को एक्सपेंड कर देंगे तो ऑक्सीजन प्रॉपर फॉर्म में जाएंगे तो उनको रिलीफ मिलता है। क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट प्रॉपर इनहेल एक्सेल नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं। ठीक है अखंड। अखंड वॉइस आ रही है आपको? देखिए, अब मैं बता दूं आपका जो ये पर्टिकुलर बायो का यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है वो रिस्पिरेशन यहीं तक है। ठीक है। यहाँ के बाद हम स्टार्ट करने चल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पहले स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे। जहां पे आप जाइलम फ्लोएम जो क्लास 9 में शायद पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आई डोंट नो। इसके बाद आप पढ़ोगे ह्यूमन में ब्लड पढ़ोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे, ये सारी चीज। तो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करें। हाँ सर। हाँ बताइए बेटा। बोलिए बेटा। इपिग्लॉटिस बेटा। इपिग्लॉटिस। हम्म। फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यस सर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Yawning is a function performed by human being to manage the oxygen level in our brain. It means when a person is not sleeping properly at night time or daytime, on that condition, the amount of oxygen which required by our brain is not sufficient. On that case, we feel yawning, and on that condition, we open our mouth and consume excessive amount of oxygen. हम क्या करते हैं, excessive amount का oxygen intake करते हैं. After that, we feel relaxed. The same function we perform when we not properly sleep or that sufficient amount of oxygen is not present in our body. On that condition, we only perform yawning. Glottis is work to particular perform our sound system. In glottis place, in the particular trachea place, a glottis is there which consists sound box, and sound box help to produce our sound. Yesterday I talked about the how amount, what amount of what frequency we produce while speaking. When we open our mouth, it means जब हम मुंह को पूरा open कर लेते हैं, the frequency of sound is very high in pitch, बहुत ही high pitch का निकलता है। But when we close our mouth part, अपने mouth part को हम क्या कर लेते हैं, contract। On that condition, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पिच इज वेरी लो। जब हम फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, तो हमारी साउंड की पिच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने माउथ को कंट्रोल कर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर लैरिंग्स है या साउंड बॉक्स है, ये डिपेंड करता है हमारे माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे।
Because laziness is totally related to the amount of oxygen what we take. If the greater amount of oxygen in present in our body, we can break down the excessive amount of glucose with the release of ATP. But if our body cannot release the excessive amount of ATP while respiration, on that condition we cannot perform our body metabolic activity. जब हम metabolic activity नहीं perform कर पाएंगे proper, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये बंदा lazy है, इसको work करना नहीं आता, यानी वो प्रॉपर ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके ग्लूकोज को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो पर्टिकुलर जमाई ले रहा है वो बहुत आलसी टाइप के, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। एंड सम टॉपिक्स सम टर्म्स आर गिवन बाय द पर्सन इज अनसर्टेनटी। जैसे हम किसी भी टर्म को अनसर्टेन फॉर्म में रिलीज करते हैं, जैसे किसी को बहुत ज्यादा छींक आ रही है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम, ऑन दैट कंडीशन व्हाट वी विल से, हम क्या कहेंगे? कहेंगे इसको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये भी हो सकता है कि डस्ट लैंडेड एरिया में रहने के कारण उसको ऐसा हो गया हो, या एलर्जी हो। अब लेजीनेस पे आते हैं। कोई पर्सन ऐसा है जो किसी भी फंक्शन को प्रॉपरली स्लोली स्लोली कर रहा है, यानी अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो राइटिंग बना के धीरे धीरे लिख रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट लेजी, ही इज ट्राइंग टू परफेक्ट इन देयर वर्क। वो अपने वर्क में परफेक्ट होना चाहता है, लेकिन हम उसको कह देते हैं बहुत आलसी है, लेजी है, धीरे वर्क कर रहा है। ये तो हमारे थ्रू दिया गया एक टर्मिनोलॉजी जो हम किसी भी पर्सन को कभी भी दे देते हैं। हाँ जी, हाँ, बोलो। नोज इज अ स्मॉल पैसेज। नोज जो है पर्टिकुलर एक बहुत ही स्मॉल पैसेज है हमारी बॉडी का। एलर्जी, हाँ, कुछ बक्कल कैविटी रुक जाती है। एक मिनट, अखंड का एक क्वेश्चन है कि जो एलर्जी है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। हाँ अखंड, होती है, अभी मैं उसको बता रहा हूँ, पहले शिवांश का क्वेश्चन कर। हम ये माइंड हमारा ये सेट हो जाता है कि हम जितना ज्यादा माउथ की ओपनिंग करेंगे उतना एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखिए, जब आप यॉर्निंग करते हो तो पहले जितनी भी गैसेस हमारे बॉडी में वो रिलीज होती, तब हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और हमारी बॉडी में तुरंत थोड़ी थोड़ी एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के मसल्स में पहुंच जाती है। लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक्सेसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में रही तो हमारी बॉडी को टायर्ड करेगी, और हम माउथ से अगर इनहेल एक्सेल कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली क्या करेगी, किसी तरीके से हमको थकाएगी। अखिलेश, व्हाट हैपन इन अस्थमा। अब अखंड के क्वेश्चन पे आते हैं। एलर्जी की डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट विद द सम काइंड ऑफ एलर्जन, यानी हमारी बॉडी का इम्प्रॉपर फंक्शन करना किसी भी टाइप के एलर्जेंस के थ्रू एलर्जी कहलाती है। एलर्जी जो डिपेंड होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करती है, यानी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या वर्क करता है कि हमारे एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बना के हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग कराएगा, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फॉर्म में वर्क कर सके। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट करा रहा है, तो उस हाइपर सेंसिटिविटी यानी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की हाइपर सेंसिटिविटी के कारण से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी तो उसका टोटली रिलेशन किससे होगा, इम्यून सिस्टम से होगा। क्यों? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स या एंटीजन एंटीबॉडीज बना रही है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं बना पाएगी, यानी उससे फाइट ऑफ नहीं कर पा रही। आयुष पांडे, सर प्लेटलेट्स कम होने क्यों लग जाता है? बेटा बॉडी में जब प्रोटीन की डिफिशियंसी आने लगती है आयुषी, तो बॉडी में प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी आने लगती है। ये जनरली होता कब है? जब डेंगू हो जाए, टाइफाइड हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी आती। क्यों आती है? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी में प्रोटीन डीनेचुरेशन स्टार्ट होगा। प्रोटीन डीनेचुरेशन स्टार्ट होगा तो बॉडी तुरंत क्या होने लगेगी, थकने लगेगी। और प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए हमको एक्सेसिव अमाउंट में स्वीट की रिक्वायरमेंट यानी स्वीट सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट आती है। प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे ब्लड में क्लॉटिंग करने को, और उसके साथ साथ बॉडी में सब्सटेंस के ट्रेवल करने को, यानी जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका भी वर्क होता है किसका, हमारे प्लेटलेट्स का। और पूछिए।